नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के एमपीपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में। इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर अलग-अलग प्रोग्राम के अंतर्गत आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपकी संपूर्णता प्राप्त कर सके, बेहतर हो सके और आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरी सीरीज को डिजाइन किया गया है और मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर करने का प्रयास किया गया है। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की जनजातियों से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित ये दूसरा एपिसोड है। तो बिना किसी देरी के अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जनजाति को देखते हैं जिस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो किस जनजाति पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे? भारिया जनजाति पर चर्चा करेंगे और इसके नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं भार ढोने से संबंधित ये जनजाति जानी जाती है या उससे जुड़ी हुई है। इस जनजाति के बारे में सामान्य बात इसी तरह से है कि ये जनजाति मुख्यतः किस परिवार से संबंधित है? द्रविडियन परिवार से संबंधित मानी जाती है। उसकी प्रमुख जनजाति है जिसे प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। इस जनजाति का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से किन जिलों में है? छिंदवाड़ा जिला, सिवनी जिला, मंडला जिला, जबलपुर जिला। इन जिलों में मुख्य रूप से ये जनजाति फैली हुई है और विशेष तौर से छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड के पातालकोट के जो भारिया हैं वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं बाहरी लोगों के लिए भी। तो आकर्षण का केंद्र रहे हैं तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल करना, विशेष तौर से पातालकोट के जो भारिया जनजाति के लोग हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारिया जनजाति का एक छोटा सा समूह है जो कि छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान में सदियों से रह रहा है और इस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो शेष दुनिया से अलग थलग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें उनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी संस्कृति है और अर्थव्यवस्था भी अपने ही हिसाब से चलती है। तो हर तरीके से किसी न किसी प्रकार से विशिष्ट विशेषताओं को अभिव्यक्त ये करते हैं जो कि पातालकोट के भारिया जनजाति से संबंधित लोग हैं। पातालकोट का अर्थ क्या है, यानी इस नाम का अर्थ क्या है? पाताल को घेरने वाले पर्वत या किला से संबंधित इसका अर्थ लगाया जाता है और ये जो नाम है ये बाहरी दुनिया के लोगों ने छिंदवाड़ा के एक ऐसे स्थान को दिया जिसके चारों ओर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं, यानी बहुत तेज ढाल वाली पहाड़ियां इसके चारों ओर स्थित हैं और इसीलिए इसको पातालकोट नाम दिया गया है। और वहां की जनजाति जो कि भारिया जनजाति है अपने आप में विशेष मान्यताएं, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में केवल एक ही जनजाति रहती है, बल्कि पातालकोट में 90% आबादी जो है वो भारिया जनजाति की है और शेष 10% जो आबादी है वो दूसरी जनजातियों से संबंधित है। अब हम भारिया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बात कर लेते हैं और जब सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले इनकी सामाजिक विशेषताओं पर बात करना जरूरी है। भारिया जनजाति के जो लोग हैं उसके मुखिया को पटेल नाम से संबोधित किया जाता है, पटेल कहा जाता है और भारिया समाज गोत्र चिन्ह यानी टोटम व्यवस्था पर आधारित है और इसके अंतर्गत समगोत्री विवाह वर्जित है। समगोत्री विवाह एक तरह से प्रचलित नहीं है, उसे सही नहीं माना जाता है, लेकिन भारिया जनजाति के लोगों में, भारिया समाज में मामा बुआ के लड़के लड़कियों के बीच विवाह करना शुभ माना जाता है, उसको अच्छा माना जाता है। और भारियों में 4 प्रकार की विवाह रीतियां सामान्यतः प्रचलित है और कौन कौन सी रीतियां हैं? पहली है मंगनी अथवा बारात विवाह, मंगनी तथा बारात विवाह। दूसरा है लमसेना विवाह, तीसरा है राजी बाजी विवाह और चौथा है विधवा विवाह। यहाँ पर एक ही शब्द ऐसा है जिसका अर्थ समझने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी होगी और वो शब्द है लमसेना विवाह। लमसेना विवाह में सामान्यतः दामाद को ससुर के घर पर रहना पड़ता है। इस विवाह की हम आगे भी चर्चा करेंगे और इसके अर्थ पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भारिया लोगों में चूड़ी प्रथा भी प्रचलित है। इसके बारे में और जानकारी हासिल करें, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं, ये आप जानते हैं। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक अंग्रेजी माध्यम का। दोनों ही बैच आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच से संबंधित हैं। हिंदी माध्यम का जो आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच है ये 21 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। और उसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है ये 17 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। 8750187501 वो नंबर है जिस नंबर पर कॉल करके आप इन बैचेस में अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं
और सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भारिया जनजाति के बारे में और कुछ विशिष्टताओं को जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली जो विशिष्टता है वो है सांस्कृतिक। सामाजिक विशेषताओं को हमने जान लिया है, अब हम सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और सांस्कृतिक विशेषताओं में जो भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं वे कौन कौन से हैं? वे नृत्य हैं सैतम, भडम, सैला और कर्मा। ये चार प्रमुख नृत्य हैं। और भारियों की जो कला परंपरा है उसमें संगीत, नृत्य के साथ साथ शिल्पकला और चित्रकला भी शामिल होते हैं। कथा, गीत, पहेलियों का भारियाओं के पास बहुत बड़ा भंडार है। यानी भारियाओं की जो संस्कृति है उसमें कथा का भी बेहद ज्यादा महत्व है, गीतों का महत्व है, पहेलियों का महत्व है, और जो कि उनकी संस्कृति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करता है। अगर हम इनकी आर्थिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो इनका जो पारंपरिक आर्थिक स्रोत है वो जड़ी बूटियों और जो लघु वनोपज है, वन से प्राप्त होने वाली जो छोटी छोटी उपज है, उनका संग्रह करना इनकी प्रमुख आर्थिक विशेषताओं में माना जाता है। भारिया पहले अस्थायी खेती करते थे और इनकी जो अस्थायी खेती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है दहिया। परंतु आजकल ये स्थायी खेती करने लगे हैं, उसकी शुरुआत इनकी जनजाति में शुरू हो गई है। बांस की सामग्री बनाना, बांस से किसी ना किसी प्रकार की वस्तु बनाना और पत्तियों और बाहरी घास से झाड़ू बनाकर उसको बेचना भी इनकी जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगर हम इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो मुख्य रूप से जैसा कि अभी आपको बताया गया था, द्रविडियन परिवार से ही संबंधित है और उसी से इनकी शारीरिक विशेषताएं मेल भी खाते हैं। तो द्रविडियन या कोलेरियन परिवार से ही संबंधित है और इनकी शारीरिक विशेषताएं भी द्रविड़ लोगों की ही समान होती हैं। भारिया जो होते हैं वो छरहरे बदन, मध्यम कद और काले रंग के होते हैं। अपनी मजबूत कद काठी और सुडोल शरीर के कारण ये लोग वजन ढोने का कार्य करते हैं और इनका नाम भी भार ढोने की इसी विशेषता के कारण पड़ा है, इसलिए इनको भारिया नाम से जाना जाता है। अगर इनकी उपजातियों के बारे में बात करें, भारिया जनजाति के अंतर्गत आने वाली उपजातियों पर बात करें तो उपजातियां कौन कौन सी हैं? भूमिया, पंडो और भुईहार। ये तीन महत्वपूर्ण उपजातियां हैं भारिया जनजाति के अंतर्गत। भारिया जनजाति को मुख्य रूप से गोंड जनजाति की ही एक उपशाखा माना जाता है, यानी उसका एक भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? गोंड जनजाति की ही एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। भारिया जो जनजाति है, अगर हम उसके प्रमुख त्योहारों की बात करें तो प्रमुख त्योहारों में आता है बिदरी पूजा, जवारा, नवाखानी, होली और दिवाली। ये प्रमुख त्योहार हैं। देवताओं की बात करें तो अंबिका, शीतला, बैरहा यानी माता की पूजा, पाठर, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, नागदेव और बरुआ ये मुख्य देवता है। भारियाओं के जो निवास स्थान है, इनके निवास स्थान को एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है और वो विशिष्ट नाम है ढाना। ये मांसाहारी माने जाते हैं, मांसाहारी होते हैं और भारियाओं की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार वस्तुतः कृषि ही माना जाता है। भारिया समाज का मुखिया जैसा कि अभी आपको बताया था पटेल कहलाता है और अन्य प्रमुख सदस्य होते हैं पडिहार, भुमला और कोटियार। ये प्रमुख सदस्य माने जाते हैं भारिया जनजाति के अंतर्गत। एक और जनजाति पर अब हम चर्चा करेंगे जो कि सहरिया नाम से जानी जाती है। तो प्रमुख जनजाति है मध्य प्रदेश की, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम जिलों में निवास करती है और ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में प्रमुख रूप से सहरिया पाए जाते हैं। इन जिलों में सहरिया जनजाति की लगभग 84.65% जनसंख्या निवास करती है और पुराने समय में यह समस्त क्षेत्र वनाच्छादित था, यानी वनों से आच्छादित था और ये जनजाति शिकार और संचयन से अपना जीवन यापन करने का प्रयास करती है। किंतु अब अधिकांश सहरिया या तो छोटे किसान हैं या मजदूर हैं और ये बीड़ी शराब के विशेष शौकीन भी माने जाते हैं, यानी उसका भी सेवन करते हैं, बीड़ी का भी सेवन करते हैं और शराब का भी सेवन करते हैं। अगर हमें इसकी भौगोलिक वितरण की बात करें, भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विशेषकर शिवपुरी, गुना, मुरैना, राजगढ़, रायसेन और विदिशा क्षेत्रों में निवास करते हैं। अगर इनके घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व इनका ग्वालियर संभाग में है। सहरिया के निवास को सहराना नाम से जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से विशेष रूप से याद रखने लायक है। और क्या नाम है निवास का? सहराना नाम है। अगर हम इनकी सामाजिक विशेषताओं पर बात करें तो सहरिया समाज के प्रत्येक परिवार में एक मुखिया होता है। यह मुखिया पटेल कहलाता है। अभी हमने भोरिया के मुखिया के बारे में बात की थी, तो भोरिया का जो मुखिया है वो भी पटेल कहलाता है और सहरिया का मुखिया जो है वो भी पटेल कहलाता है।
इसकी नियुक्ति यानी पटेल की नियुक्ति परंपरा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी यानी वंशानुगत होती है, और पटेल और समाज के कार्यों को पूरी निष्ठा से करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। तो ये इनकी सामाजिक विशेषताओं पर बात हुई। अगर हम इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं पर बात करें तो इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं में इनकी कला और संस्कृति का विशिष्ट महत्व है, और कला और संस्कृति की दृष्टि से सहरिया को बहुत संपन्न जनजाति माना जाता है। सहरियों की जो कथाएं हैं, जो गीत हैं, जो पहेलियां हैं, जो कहावतें हैं, वो इनकी लोक संस्कृति में बेहद ज्यादा महत्व रखती हैं और इनकी अमूल्य धरोहर का निर्माण करती हैं। ऐसी धरोहर का निर्माण करती है जो इनके मूल्यों के निर्माण में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करती है। इनका रहन सहन, इनकी धार्मिक मान्यताएं हिंदू समाज जैसी ही मानी होती हैं, हिंदू समाज जैसी हैं, किंतु इनमें गोदना गुदाने की परंपरा अभी भी प्रचलित है। क्या मतलब है इसका, गोदना गुदाने की? जिस प्रकार से आपने आजकल देखा होगा कि हम शरीर पर किसी प्रकार का अंकन करा लेते हैं, जिसको सामान्य भाषा में किस नाम से जाना जा रहा है? टैटू के नाम से जाना जा रहा है। इसी प्रकार से इन में भी शरीर पर किसी न किसी प्रकार का अंकन कराने की परंपरा है, जिसको हम गोदना गुदाने की परंपरा कहते हैं। अगर हम इनकी आर्थिक विशेषताओं पर बात करें तो सहरियाओं के परंपरागत काम धंधे में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? मजदूरी, कृषि और वनोपज का संग्रह करना। वन की जो उपज है उसको संग्रहित करना। परंपरागत शिल्प बनाना और शिकार करना भी सहरियाओं का एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत माना जाता है, आजीविका का स्रोत है। ये जड़ी बूटियों का संग्रह भी करते हैं, और उसके ये जो जड़ी बूटियों का कार्य है ये इनके परंपरागत रूप से इसमें संलग्न रहते हैं, जड़ी बूटियों के संग्रह में। आजीविका के रूप में जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य करते हैं, और वनोपज विक्रय कर यानी वन की से प्राप्त होने वाली उपज को बेचकर आर्थिक लाभ भी ये प्राप्त करते हैं। इसी के अंतर्गत एक नृत्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको हम लहंगी नृत्य के नाम से जानते हैं, जो कि श्रावण मास में रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाने वाला नृत्य है। इसमें बांस की टोकरी में उगाए गए जवारों का चल जुलूस होता है, जिसमें पुरुष वर्ग एक गोल घेरे में नृत्य करते हैं। लहंगी नृत्य का विशिष्ट महत्व है। पुरुष और स्त्री दोनों को ही आभूषण प्रिय होते हैं सहरिया समुदाय में, और महिलाएं अपने शरीर पर गोदना गुदवाती हैं, यानी किसी न किसी प्रकार का अंकन करवाती हैं। सहरियाओं की जो पारिवारिक इकाई है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है कुटुंब नाम से। और परिवार किस प्रकार से बंधे होते हैं? पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो परिवार का मुखिया होता है वो घर का सबसे बड़ा या सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य ही होता है। सहरिया जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि मजदूरी यानी कृषि जो भूमि होती है उस पर मजदूरी करना, साथ ही वन उपज का संग्रह करना, ये इनकी आर्थिक गतिविधियों में मुख्यतः माने जाते हैं। सहरिया जनजाति हिंदू धर्म से भी काफी प्रभावित मानी जाती है। कई मान्यताएं उसकी हिंदू धर्म से भी संबंधित है। कथात्मक पहेलियों के साथ साथ इसमें कई प्रकार की लोक कथाएं हैं, और राम जन्म, गोठ लीला, पांडवों की जो कथा है, जानकी विवाह, फाग, लंगूरिया, रसिया, गारी रामायणी, बाजना गीत, रागिनी, चकिया गीत, ख्याल, राय, कन्हैया, बंगड़ावत, संगड़ावत की लोक कथाएं इनके अंतर्गत सुनी जा सकती हैं। सहरिया जनजाति के अंतर्गत ये सहरिया जनजाति के बारे में सामान्य बात हुई। अब हम एक और महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में जानते हैं, और वो जनजाति है पारधी जनजाति। तो पारधी जो शब्द है ये मराठी शब्द पारद का तद्भव रूप है। तद्भव रूप का सीधा सा मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए और हिंदी भाषा में वो अलग रूप में प्रचलित हुए। संस्कृत शब्द उनका उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो जो पारधी शब्द है वो मराठी शब्द पारद का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है आखेट या शिकार। तो आखेट या शिकार सामान्य मतलब हुआ इसका। सामान्य तौर पर पारधी जनजाति के साथ बहेलियों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस जनजाति के साथ किसको सम्मिलित कर लिया जाता है? बहेलियों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश के एक बड़े भाग में पारधी जनजाति पाई जाती है, और पारधी और शिकारी में मुख्य अंतर यह है कि शिकारी आखेट करने में बंदूकों का उपयोग करते हैं, और जो पारधी होते हैं वो इसके बदले में जाल का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शिकारी आखेट करने में बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं, और पारधी जो है वो जाल का प्रयोग करते हैं। ये प्रमुख अंतर है। पारधियों के अंतर्गत कई प्रकार के उपभेद भी देखने को मिलते हैं, जैसे गोसाई पारधी एक उपभेद है। गोसाई पारधी कौन होते हैं? गोसाई पारधी गैरिक वस्त्र धारण करते हैं, गेरुए रंग के वस्त्र धारण करते हैं, यानी हल्के पीले से गहरे लाल रंग के जो वस्त्र हैं उनको धारण करते हैं, और
भगवा वस्त्रधारी साधुओं की तरह दिखाई देते हैं। ये हिरणों का भी शिकार करते हैं। दूसरे जो उपभेद है वो है चीता पारधी। आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व तक चीता पारधी चीता पालते थे। मुगल बादशाहों के यहाँ चीता पारधी सेवक हुआ करते थे। तो चीता पारधी सेवक हुआ करते थे, किसके यहाँ हुआ करते थे? मुगलों के यहाँ हुआ करते थे। भील पारधी बंदूकों से शिकार करने वाले होते थे। तो कई प्रकार के उपभेद भी पारधियों में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से एक और उपभेद है लंगोटी पारधी, यानी वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी पहनने वाले पारधी, लंगोटी लगाने वाले पारधी। इसी प्रकार से एक मुख्य उपभेद है टकनकार और टाकिया पारधी, जो कि सामान्य शिकारी और हांका करने वाले, हांका लगाने वाले पारधी होते हैं। इसी तरह से बंदर वाला पारधी बंदर नचाने वाले पारधी होते हैं। तेल निकालने वाले पारधी पुराने मगरमच्छ आदि का तेल निकालने वाले पारधियों को कहा जाता है। और जो फांस पारधी हैं वो शिकार को जाल में पकड़ने वाले होते हैं। इस प्रकार से इसके कई उपभेद भी हैं। बहेलियों का भी एक उपवर्ग है जो कि कारगर कहलाता है। तो बहेलियों के अंतर्गत भी उपवर्ग विद्यमान है जिसको हम कारगर के नाम से जानते हैं, कारगर कहलाता है। यह केवल काले रंग की पक्षियों का ही शिकार करता है और सभी पारधी देवी के आराधक हैं। लंगोटी पारधी चांदी की देवी की मूर्ति रखते हैं। भील पारधी रायसेन, भोपाल और सीहोर जिलों में पाए जाते हैं। तो पारधियों के उपभेद के अंतर्गत भी हमने कई चीजों को जानने का प्रयास यहां पर किया है। एक और महत्वपूर्ण जनजाति मध्य प्रदेश की है जिसको हम अगरिया जनजाति के नाम से जानते हैं। तो अगरिया जनजाति के बारे में भी सामान्य बात कर लेते हैं। जो अगरिया जनजाति है वो मुख्य रूप से गोंड जनजाति वाले क्षेत्रों में ही निवास करती है। और गोंड क्षेत्र में ये जो आदिवासी हैं ये लुहार कहलाते हैं। अगर हम तो किस नाम से जाने जाते हैं? गोंड क्षेत्र में लुहार के नाम से जाने जाते हैं। अगरिया जनजाति आदिम काल से ही लौह अयस्क को साफ करके लौह धातु का निर्माण करते रहे हैं और मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला और छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य जिलों में ये पाए जाते हैं। तो इसके बारे में एक भौगोलिक विशिष्टता को भी हमने जान लिया कि ये कहां पर पाए जाते हैं। शहडोल और मंडला मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य जिलों में ये पाए जाते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन है? प्रमुख देवता है लोहासुर और लोक मान्यता के अनुसार जिनका निवास धधकती हुई भट्टियों में जाना जाता है। मुख्य भोजन क्या है? मुख्य भोजन है मोटा अनाज और सभी प्रकार के मांस, और सुअर का मांस भी ये विशेष चाव से खाते हैं। ये भी जानकारी इनके बारे में प्राप्त होती है। विवाह में वधु शुल्क देने का प्रचलन है और समाज में विधवा विवाह करने की भी सामान्य तौर से स्वीकृति इस जनजाति में है। अगर या उड़द की दाल को अत्यंत पवित्र मानते हैं और विवाह में इसका उपयोग शुभ माना जाता है। इनमें भी गोदने गुदवाने की परंपरा है, यानी शरीर पर किसी न किसी प्रकार का अंकन करवाने की परंपरा है। और बात किसकी हो रही है? अगरिया जनजाति की हो रही है। आगे एक और महत्वपूर्ण जनजाति है जिसको हम खैरवार के नाम से जानते हैं। तो खैरवार के बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। मुंडा जनजाति समुदाय की एक प्रमुख जनजाति खैरवार है। तो मुंडा जनजाति समुदाय की ही एक प्रमुख जनजाति खैरवार मानी जाती है। और राज्य के विंध्य क्षेत्र एवं मंडला में कत्था निकालने वाले इस जनजाति को खरवा भी कहा जाता है, खैरवा भी कहते हैं। ये कत्था के अतिरिक्त वनोपज यानी वन की जो उपज है उसका संचयन करते हैं और मजदूरी का कार्य भी करने का प्रयास करते हैं। जो खरियागढ़ है जो कि कैमूर पहाड़ियों से संबंधित है उसको अपना मूल निवास स्थान मानते हैं। कौन? खैरवार मानते हैं। खैरवार के जो विभिन्न निवास क्षेत्र हैं, खैरवार के विभिन्न निवास क्षेत्रों में इनके जीवन स्तर में काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और अगर आप निवास क्षेत्रों के आधार पर इनके जीवन स्तर की विभिन्नता को जानने का प्रयास करें तो उसका हम यहाँ पर एक उदाहरण भी देते हैं। और उदाहरण किस प्रकार से है? खैरवार जनजाति ने एक और छोटा नागपुर क्षेत्रों में स्वर्ण या उच्च स्तरीय स्तर को प्राप्त किया है और दूसरी ओर मूल निवास स्थान के कई भागों में विशिष्ट धंधों वाले आदिवासी के रूप में ये केवल रह गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निवास क्षेत्र के आधार पर इनके जीवन स्तर में भी एक विभिन्नता देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उस जनजाति को हम जानते हैं पनिका या पनका नाम से। तो इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। द्रविड़ समुदाय की एक प्रमुख जनजाति है। कौन सी? पनका या पनिका। ये जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में पाने के नाम से भी जानी जाती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में किस नाम से इसको जाना जाता है? पाने के नाम से जानते हैं। इस जनजाति के जो लोग हैं वो प्रमुख रूप से कहाँ रहते हैं? विंध्य क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कबीर के जन्म के पश्चात उनका पालन पोषण एक पनका महिला द्वारा
किया गया था और आजकल पनका कबीर पंथी की संख्या में वृद्धि हुई है, जिन्हें कबीरहा कहा जाता है। यानी ऐसे पनका जिन्होंने कबीर की शिक्षाओं पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है, कबीर पंथी कहलाते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और उनको कबीरहा के नाम से जाना जाता है, कबीरहा कहते हैं। ये जो जनजाति है, ये मदिरा, मांस इत्यादि से परहेज करती है। इसके अलावा कबीरहा पनका के धर्म गुरु को मंती कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? मंती के नाम से जानते हैं। इनमें पुरुष और स्त्रियां दोनों ही गले में कंठी और तन पर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। मध्य प्रदेश में जो पनका जनजाति है, ये अन्य आदिवासियों की तुलना में अधिक प्रगतिशील है। गरीब पन के हरवाहों का काम करते हैं और पनका जनजाति मूल रूप से कपड़ा बुनने का कार्य करती है। तो इनके बारे में एक सामान्य बात हुई। एक और जनजाति के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बंजारा नाम से जानते हैं। तो बंजारा भारत की प्राचीन जनजाति मानी जाती है, ये तथ्य आपको पता होगा। इसके अलावा प्रदेश के कुछ क्षेत्र है जहां पर बंजारा जनजाति पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्र है? निमाड़, मालवा और मंडला आदि में जनजाति स्थायी रूप से निवास करती है। तो ये क्षेत्र याद रखिएगा। बंजारों का जो मूल निवास स्थान है वो कौन सा प्रदेश माना जाता है? राजस्थान माना जाता है। ये जनजाति अपने को राजपूतों का वंशज मानती है और तलवार नृत्य एवं डंडा बेली नृत्य इस जनजाति के प्रमुख पारंपरिक नृत्य हैं। तो दो पारंपरिक नृत्य हैं बंजारों के, एक तलवार नृत्य, एक डंडा बेली नृत्य। पशुचारण बंजारा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है। तो प्रमुख व्यवसाय क्या हुआ? प्रमुख व्यवसाय हुआ पशुचारण। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है और इन्हें घुमंतु जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। बंजारों को आप ये जानते ही होंगे। इस जनजाति का रहन सहन और वेशभूषा राजस्थानी संस्कृति से साम्यता रखती है, उससे मिलती जुलती है और इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में करती है। यह भी एक तथ्य प्राप्त होता है। गणगौर बंजारा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। तो प्रमुख त्योहार कौन सा हुआ? गणगौर त्योहार हुआ, जो सावन के माह में मनाया जाता है। तो गणगौर कब मनाया जाता है? सावन के माह में मनाया जाता है। इनके काफिले को टांडा नाम से जानते हैं। काफिले को क्या कहते हैं? टांडा नाम से जानते हैं। और किसी टांडे के मुखिया या सरदार को किस नाम से जाना जाता है? नायक कहते हैं। किसी टांडे की मुखिया या सरदार को हम नायक के नाम से जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण जनजाति है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति भी प्रदेश की यानी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है। जनजाति प्रदेश के दक्षिणी जिलों जैसे कि नर्मदापुरम को पहले किस नाम से जानते थे? होशंगाबाद। तो ये नाम होशंगाबाद का वर्ष 2022 में जो नाम है वो नर्मदापुरम हो चुका है। बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा और पूर्वी निमाड़ में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। तो ये इसके क्षेत्र हुए जहां पर कोरकू जनजाति निवास करती है। कोरकू जनजाति को कोलेरियन जनजाति की एक प्रमुख शाखा के रूप में भी माना जाता है। अगर हम इसकी सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो ये जनजाति पितृसत्तात्मक मानी जाती है, यानी जिसमें परिवार का जो मुखिया होता है वो बुजुर्ग पुरुष होता है, या जिस पर आप कह सकते हैं कि जो प्रमुख दायित्व निभाता है आर्थिक गतिविधियों को लेकर के। तो पितृसत्तात्मक समाज है इनका। इस जनजाति में गोत्र चिन्ह या टोटम व्यवस्था का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें समगोत्री विवाह निषेध है, वो पूरी तरह से समगोत्री विवाह वर्जित है। इस जनजाति में विवाह के लिए वधु मूल्य देना पड़ता है और इस जनजाति की जो सबसे प्रचलित प्रथा है वो है लमसेना विवाह, जिसमें शर्तों के तहत दामाद को ससुर के घर पर रहना पड़ता है। इस विशेषता के बारे में, लमसेना विवाह की इस विशिष्टता के बारे में हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी। तो लमसेना विवाह का मतलब हुआ शर्तों के साथ दामाद को ससुर के घर पर रहना पड़ता है। अगर हम इसकी आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है कोरकू जनजाति का वो कृषि है और कोरकू जनजाति में भूस्वामी को राज कोरकू और शेष लोगों को पोथारिया कोरकू के नाम से जानते हैं। तो भूस्वामी राज कोरकू के नाम से जाना जाता है और जो बाकी कोरकू होते हैं वो पोथारिया कोरकू के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो ये जनजाति उत्सव और पर्व बहुत धूमधाम से मनाती है। ये लोग दशहरा, दीपावली और होली जैसे पर्वों को भी बड़े उत्साह के साथ मनाने का प्रयास करते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं। इस जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शरीर को दफनाने की प्रथा विद्यमान है। ये जनजाति मरे हुए लोगों की याद में लकड़ी का स्तंभ और झंडा बनाते हैं और इस जनजाति में सिडोली प्रथा का भी प्रचलन है। अगर हम इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो शारीरिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि इनकी शारीरिक बनावट में आंखें काली, त्वचा का रंग काला, नाक कुछ चपटी, मोटे होंठ, नथुने फूले हुए और चेहरा गोल होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे इसके बारे में, इनके भौगोलिक वितरण के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, पूर्वी निमाड़ जिलों में कोरकू लोग निवास करते हैं।
कोरकू जनजाति को आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एक है पाथारिया कोरकू और एक है राज कोरकू, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। ये कृषक मजदूर होते हैं। पाथारिया कारकू और राज कोरकू भूस्वामी और आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, बेहद ज्यादा संपन्न माने जाते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं, और वो जानकारी इसी तरह से है कि कोरकू में कुछ उपजातियां भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी उपजातियां हैं? मोवा सिरुमा, बवारी, बोडोया, नहाला, ये महत्वपूर्ण उपजातियां हैं कोरकू की। मुख्य विवाह प्रथा की अगर बात करें तो चिथोड़ा, राजीबाजी प्रथा, लमसेना प्रथा या घर दामाद प्रथा, हट विवाह प्रथा और अंतर विवाह प्रथा इनमें प्रचलित है। कोरकू मुंडा या कोलेरियन जनजाति की प्रशाखा मानी जाती है, उनकी एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। और जो कोरकू है वो मुख्यतः स्थानांतरित कृषि करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने की परंपरा इनमें विद्यमान है। पहले एक स्थान पर कृषि करते हैं और जब उस स्थान की एक तरह से उपजाऊता थोड़ी कम हो जाती है तो ये अन्य स्थान पर जाकर कृषि करते हैं। इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह नहीं किए जाते हैं और ये जनजाति हिंदुओं से अत्यधिक प्रभावित मानी जाती है। और इनके पूजनीय देवता महादेव और चंद्रमा है। तो पूजनीय देवता कौन से हैं? महादेव हैं और चंद्रमा है। इनके गांव के देवता डोंगर देवता कहे जाते हैं और मुरवा देवता कहे जाते हैं। इनके गांव के देवता को डोंगर देवता और मुरवा देवता के नाम से जाना जाता है, या मुरवा देव भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा ये शिव के भी उपासक होते हैं। इस जनजाति में पंचायत प्रथा होती है तथा पंचायत का प्रधान परंपरागत होता है। पाड़ियार और भोमका इनके अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से सम्मानित व्यक्ति होते हैं? पाड़ियार होता है और भोमका होता है। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के विषय में विस्तार से आपसे बात की है। इस पूरे प्रोग्राम से संबंधित कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न भी उपस्थित होगा, यानी कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न आपको मिलेगा उसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है, ताकि आपका एक अभ्यास भी हो सके और आपको एक ये भी पता लग सके कि आपने कितनी एक गहनता के साथ इस प्रोग्राम से आप जुड़े हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा जो कि कमेंट बॉक्स में आपके सामने उपस्थित है, उसका जरूर उत्तर लिखिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।